हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्राइंग इन ए बेबी। रोते हुए शिशु को कैसे शांत कराएं। आज हम इस वीडियो में आखिर बच्चे ज़्यादा क्यों रोते हैं, क्या क्या उनके कारण हो सकते हैं, अगर वो रोना शुरू कर दे तो हम क्या करें, कैसे मैनेज करें, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। कई बार एक छोटा सा बच्चा रोना शुरू करता है और फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेता। पेरेंट्स परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिर करे तो क्या करें, कैसे बच्चे को चुप कराएं। बच्चों का रोना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्राइंग से ही बेबी अपनी आवश्यकताओं को दूसरों से कम्युनिकेट करता है। यही उसके पास एक इकलौता साधन है छोटे बच्चे के पास। वैसे भी बच्चे की जो जीवन की शुरुआत है, ज़िंदगी की शुरुआत है, वो रोने से ही होती है। जीवन में जो फर्स्ट क्राई होती है, उसका अच्छा होना एक शुभ संकेत है। वह ये एक इंडिकेशन देता है कि बच्चे के हार्ट और लंग्स दोनों काफ़ी नॉर्मल है। रोना बच्चे की दिनचर्या का एक हिस्सा है। कोई बच्चा कम रोता है, कोई बच्चा ज़्यादा रोता है। जब नॉर्मल बेबीज़ को स्टडी करके देखा गया तो एक चीज़ पाया गया कि बच्चे जब करीब 2 सप्ताह उम्र के होते हैं तो ये अधिक रोना शुरू करते हैं और करीब दिन में 2 घंटे इनका रोने में बीत जाता है। फिर ये इनका रोना धीरे धीरे बढ़ता है और बच्चा जब 6 सप्ताह का होता है तब तक ये करीब 3 घंटे रोने लग जाते हैं दिन भर में। फिर वो कम होना शुरू होता है और 12 सप्ताह की उम्र तक होते होते ये 1 घंटा प्रतिदिन का रह जाता है। आमतौर पर बच्चों की लाइफ में जो मैक्सिमम रोने का एक समय है, वह हम बोल सकते हैं कि 3 वीक्स टू 6 वीक्स ऑफ लाइफ। और एक और चीज़ समझने की है कि ये जो इनका रोना है, ये रिलेटिवली फर्स्ट हाफ की तुलना में दिन के सेकंड हाफ में ज़्यादा होता है। जब कोई बच्चा रोना शुरू करता है तो इसका मीनिंग है कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। अब ये केयर टेकर की जिम्मेदारी है कि वह इस रोने के कारण को क्या समझे और कितना समझे। कई बार तो ये पता लगाना मुश्किल ही हो जाता है कि शिशु आखिर आपको क्या बताना चाहता है, लेकिन समय के साथ साथ पेरेंट्स पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि शिशु की भाषा क्या है और वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है आपको बेबी बोलना चाह रहा है कि उसे भूख लगा है, उसे पोटी पेशाब लगा है, वो लोनली फील कर रहा है, बोर फील कर रहा है, वो थक गया है, सोना चाहता है, उसने पोटी पेशाब कर लिया है और गीला हो गया है, कपड़े बदलने हैं, उसे गोदी आना है, उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, उसको गर्म लग रहा है, उसको ठंडा लग रहा है, उसके कोई दर्द हो रहा है, उसे यहाँ का माहौल अभी ठीक नहीं लग रहा है, वह बीमार हो गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, और ऐसे ही अनेक कारण हो सकते हैं। साधारणतः हम बेबी के रोने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो नॉर्मल रोना, फिजियोलॉजिकल क्राइंग, जो बच्चे की नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। दूसरा जो उसका रोना है वो है एक्सेसिव क्राइंग बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस और डिजीज, जब वो बीमार हो जाता है, तकलीफ में रहता है। और तीसरा उसका रोना है एक्सेसिव क्राइंग विदाउट एन एपेरेंट कोज, रोता बहुत ज़्यादा है लेकिन कारण पता नहीं चलता। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन की एक रिसर्च के मुताबिक उन्होंने क्या देखा कि जब बच्चा रोता है और अगर बच्चे की आँख खुली हुई है तो आप समझिए कि वो आपका अटेंशन चाहता है, उसको कोई भूख लगी है या वो अपना कुछ काम आपसे करवाना चाहता है। अगर बच्चे की आंख बंद है, इसका मतलब ज़रूर बच्चा तकलीफ़ में है, पेन में है। और बच्चे ने अगर आंख आधी खोल रखी है, आधी बंद है, इसका मतलब उसको शायद कुछ न कुछ डर लग रहा है। नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल क्राइंग है, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। इनमें बच्चा अपनी किसी सामान्य ज़रूरत के लिए रोता है और उसकी जैसे ही ज़रूरत पूरी हो जाती है वो बच्चा चुप भी हो जाता है। इनमें भूख लगना बेबी के रोने का शायद सबसे कॉमन कारण है। वास्तव में जब बच्चे को भूख लगती है वह रोकर अपनी भूख को बताता है, लेकिन अगर पेरेंट्स चाहें, मदर अगर चाहें
तो बच्चे को भूख लगने के थोड़ा पहले वह उस बच्चा कुछ क्लूज़ देता है, उसके अनुसार माँ उसकी पहचान सकती है कि अब बच्चे को भूख लगने वाली है और उसके रोने को वो रोक भी सकती है। जैसे बच्चा अपने होठ को चूसने लग जाता है, अपने हाथ को चूसने लग जाता है, अपने इशारे से वो दूध को खोजते रहता है। इन संकेतों का अगर ध्यान रखा जाए तो बच्चे को भूख लगने के पहले ही बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। कई बच्चे पोटी और पेशाब करने से जस्ट पहले रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ब्लैडर के फुल हो जाने का एक एहसास होता है और वो बताते हैं आपको कि मेरे को सूसू करना है। जब पेशाब व पोटी कर चुके होते हैं तो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको बताना चाहते हैं कि उनके कपड़े गीले हो गए हैं, उनके कपड़े चेंज करना है। जब शिशु थक जाता है, आराम करना चाहता है, सोना चाहता है, तो भी वो कई बार रोना शुरू कर देता है। छोटे बच्चों के लिए बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अधिक गर्म, अधिक ठंडा, दोनों में ही वो अनईजी महसूस करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। हमको ध्यान रखना है कि शिशु की ज़रूरत के मुताबिक ही उसको कपड़े दिए जाएं। कपड़े ज़्यादा भी नहीं हो और कपड़े कम भी नहीं हो। अगर शिशु का शरीर ज़्यादा गर्म लगता है तो एक लेयर कपड़ों का हटा देना चाहिए, और अगर लगता है कि शरीर ठंडा लग रहा है या बच्चा काँप रहा है तो उसको एक लेयर कपड़ा बढ़ा देना चाहिए। कोई भी तरह का इरिटेशन शिशु को रोने का कारण हो सकता है, जैसे बेडशीट के नीचे कोई चीज़ है वो बच्चे को चुभ रहा है, बच्चे ने जो ड्रेस पहन रखी है वही उसको चुभ रही है, या मम्मी ने कुछ पहन रखा है गहने वगैरह, वो बच्चे को चुभ सकता है। कई बार अधिक आवाज़, अधिक लाइट बच्चे को सहन नहीं होती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, बोर फील करने लगते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। शिशु गोद में आना चाहता है, आप उसको गोद में लीजिए, आप उसको सीने से लगाइए। कई लोगों को एक थोड़ा टेंशन रहता है कि अगर छोटे बच्चे को जब वो रोए और उसको गोद में लेंगे तो उसकी एक आदत पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे शुरू में 3 महीने तक रोते हैं, आपको रोने पर गोद में ले लेना चाहिए। छोटे शिशु को काफ़ी आराम की भी ज़रूरत है। यदि आप शिशु को गोद में अपने नज़दीक रखते हैं तो आपके दिल की धड़कन उसको मिलती है और उस आवाज़ से वो आराम महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। इसलिए जब भी बच्चा रोए तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इतनी जो ज़रूरतें हैं इनमें से क्या कोई संभव है और क्या हम बच्चे को चुप करा सकते हैं। दूसरा जो रोने का कारण है, दूसरा जो कैटेगरी है रोने की, वो है डिस्ट्रेस और डिजीज में बच्चा रोता है। इनमें सबसे कॉमन कारण है पेट में तकलीफ़ होना, पेट में गैस होना, पेट अनईजी लगना। शायद ये डिस्ट्रेस होने का सबसे बड़ा कारण है। इसमें ओवर फीडिंग, अंडर फीडिंग, बच्चा जो एयर स्वालो कर लेता है, एरोफेगी, इनएडुकेट बार्पिंग, अगर दूध पिलाने के बाद उसका पीठ थपथपाया नहीं जाए और डकार नहीं दिलाई जाए, इम्प्रॉपर फॉर्मूला फीड, रिफ्लक्स जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, और वॉमिटिंग सेंसेशन आदि अनेक फैक्टर हो सकते हैं। अगर बच्चा रुक रुक के रो रहा है, अगर उसका पेट फूला हुआ है, अगर उसका पेट टाइट है, अगर बच्चा दोनों पाँवों को खींचकर पेट की तरफ में ला रहा है, तो समझना चाहिए कि बच्चा शायद पेट की तकलीफ़ भोग रहा है। जब बच्चे के बुखार होता है, नेचुरल बात, उसके साथ में उसका शरीर भी दर्द होगा, मुंह भी उसका बार बार सूखेगा, प्यास भी उसको बार बार लगेगी, तो ये एक रोने का बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। जब बच्चे को सर्दी लगती है, नाक से पानी बहता रहता है, बच्चे को अनईजी लगता है, नाक बंद हो जाता है, बच्चा सांस ले नहीं पाता है, और अगर उसको कान में दर्द है तो भी बच्चा काफ़ी रोएगा। सांस लेने में जब तकलीफ़ होती है तो बच्चा काफ़ी रोता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के न्यूमोनिया होके रखा है और उसके लिए बच्चा रो रहा है, लेकिन पेरेंट्स इस बात को पकड़ नहीं पाते हैं। देखना यह है कि बच्चे की क्या सांस ज़्यादा चल रही है, क्या उसकी पसलियाँ चल रही है, क्या उसका छाती में गड्ढा पड़ रहा है। पोटी पेशाब करने में तकलीफ़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पोटी हार्ड हो जाना बच्चों के अधिक रोने के कॉमन कारण हैं। कहाँ इंजरी लग जाए, चोट लग जाए, कोई भी तरह का घाव हो जाए,
स्किन रैश वगैरह बेचैनी के कॉमन कारण हैं, रोने के कॉमन कारण हैं। तो ये कारण कुछ ऐसे थे जो हमको हमेशा देख लेने चाहिए कि इनमें से कुछ है क्या, अगर है तो उसका निदान करना चाहिए। अब जो तीसरी टाइप है अनएक्सप्लेन्ड क्राइम, जिसमें न तो बच्चे की कोई फिजियोलॉजिकल नीड ही है, न उसमें बच्चा बीमार ही है, फिर भी बच्चा रोते रहता है। इसको हम एक कॉमन भाषा में कोलिक कहते हैं, जिसमें कारण पता लगाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है और बच्चा आखिर इसमें क्यों रो रहा है। इट इज़ ऑलवेज ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मानी जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कोजेज नहीं है, डिजीज़ और कोई डिस्ट्रेस का भी कोई कारण नहीं है, तो माना जाता है कि शायद बच्चा इस कोलिक के कारण रो रहा है। जैसा अभी हमने समझा कि नॉर्मल बच्चे भी रोते हैं, कोई बच्चा कम रोता है, कोई बच्चा ज़्यादा रोता है। ये नॉर्मल और एक्सेसिव रोना, इनमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बात हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स को डिफरेंस नज़र आता है वो क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में नज़र आता है, और ये पेरेंट्स की उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन और उनका खुद का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। एक्सेसिव क्राइंग में यूजुअली जो ज़्यादा रोना है बच्चे का, वो नॉर्मली इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों में ज़्यादा हो सकता है। पेरेंट्स के लिए एक्सेसिव क्राइंग का सिंपल सा मतलब है कि बच्चे को वो चुप नहीं करा पा रहे हैं और उन्हें अब बच्चे को लेकर के चिंता होने लगी है। ये जो कोलिक की प्रॉब्लम है, ये 10 से 20% 3 महीने से छोटे बच्चों में होती है। इसमें कोई टाइप का सीजनल वेरिएशन नहीं होता। ये ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड दोनों बच्चों में करीब करीब समान ही होती है। इन दिनों बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। कोलिक वाले इस पीरियड को, इसको पीरियड ऑफ पर्पल क्राइंग भी कहते हैं। ये टर्म जो है पर्पल क्राइंग, ये पेरेंट्स व केयर टेकर्स को कोलिक की प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए सुझाई गई एक टर्म है। इस टर्म का पर्पल कलर से कोई लेना देना नहीं है। यह एक एक्रोनिम है जिसमें पी का मतलब होता है पीरियड या पिक, सेकंड जो यू है वो है अनएक्सप्लेन्ड क्राइम, आर जो है वो है रजिस्ट सूदिंग, पी इज पेन लाइक फेस, एल इज लॉन्ग लास्टिंग और ई इज इवनिंग में ये हमेशा ज़्यादा होता है। जो पी का मतलब है वो मेनली हो गया पीरियड और पिक, मतलब ये जो क्राइंग का जो एक फेज चलता है एक्सेसिव क्राइंग का कोलिक में, उसका पिक कब आता है। कोलिक की प्रॉब्लम साधारणतः 2nd और 3rd वीक से शुरू होती है, जो करीब करीब 6th वीक से 8th वीक तक पिक तक पहुंच जाती है, और उसके बाद में कमना शुरू होती है और करीब करीब 4 महीने तक जाते जाते पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस पीरियोडिसिटी को हम रूल ऑफ 3 से भी समझ सकते हैं। इसमें बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा, सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा और लगातार 3 सप्ताह से ज़्यादा समय के लिए रोता है, और साधारणतया ये बीमारी 3 महीने के बाद में ठीक हो जाती है। इसीलिए इसको कई बार 3 मंथ्स कोलिक भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये परेशानी इवनिंग में होती है, इसलिए पहले इसको इवनिंग कोलिक के नाम से भी जाना जाता था। ये बच्चे अदरवाइज हेल्दी होते हैं, इनकी ग्रोथ नॉर्मल ही चलती रहती है। वैसे तो इस कंडीशन का एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी कई ट्रिगर्स सामने आए हैं, जैसे बेबी का इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो अपन बोलते हैं कि एसिड उल्टा चला आना, एरोफेगी मतलब एयर स्वालोइंग, बच्चा जब दूध पीता है साथ में एयर भी स्वालो करता है, उसका जो इंटेस्टाइन का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन फ्लोरा है वो अगर डिस्टर्ब जीआई फ्लोरा, बच्चे की अपनी एक इमोशनल सेंसिटिविटी, मदर का फूड हैबिट और बच्चे का भी कई बार फूड इंटॉलरेंस और एलर्जी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी कारण को पक्का नहीं माना गया है। इस कंडीशन को नॉर्मल जो एक क्राइंग पैटर्न जो होता है उसी का एक्सट्रीम वेरिएंट माना गया है। ये जितनी थ्योरीज है
इनके अंदर में एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी भी दी गई है, उसको बोलते हैं मिसिंग फोर्थ ट्राइमेस्टर थ्योरी। इसके अनुसार ह्यूमन बेबी का जो गर्भ में रहना है वह 9 महीने नहीं होकर के 12 महीने होना चाहिए था, यानी 3 महीने बच्चे का जन्म पहले हो गया और बच्चे को जन्म के बाद में भी 3 महीने तक ऐसा माहौल चाहिए जैसा उसको इंट्रा यूट्राइन लाइफ में मिला था। उसी को पाने के लिए बच्चे ज़्यादा रोते हैं, जिसमें अगर बच्चे को शरीर से थोड़ा सा सटा करके रखा जाए और मम्मी की हार्ट साउंड, ब्लड फ्लो का साउंड और बावल साउंड उसको हर समय महसूस होता रहे, अगर 3 महीने तक बच्चे को इस टाइप का माहौल दिया जाए तो बच्चे थोड़े से शांत रहते हैं, कम रोते हैं। अब हमने 3 मेन कारणों को समझा। अब हमको ये देखना है कि हमारा बच्चा जब रोना शुरू हुआ है तो हमको करना क्या है उस समय में। कोई भी बच्चा जब रोने लगे तो सबसे पहले हमको ये फाइनल करना है कि क्या वह कोई फिजियोलॉजिकल नीड के लिए रो रहा है, उस पर अपन को ध्यान देना है। क्या बच्चा मेरा भूखा है, क्या सूसू पोटी उसको करना है, क्या उसने सूसू पोटी कर लिया है, कपड़ा उसका बदलना है, क्या उसको ठंडा या गर्म लग रहा है, क्या उसको मच्छर ने काट लिया है, क्या उसके कपड़े तो कहाँ टाइट नहीं है, क्या उसको वो परेशान कर रहे हैं, क्या कोई लाइट कमियाँ ज़्यादा है, क्या कोई साउंड कमियाँ ज़्यादा है। इनमें से अगर कोई भी हो तो हमको उसको ठीक करना है। अगर नहीं तो अब अपन को बच्चे को ये देखना है कि क्या बच्चे को कोई भी तरह की डिस्ट्रेस है या कोई भी तरह की डिजीज़ है, इसको हमको समझना है। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको शांत करवाने के लिए थोड़ी सी पेरेंट्स की रणनीति डिफरेंट होनी होगी, क्योंकि बच्चे को मदर के अलावा दूसरा कोई इतना बेहतर नहीं जान सकता। यदि मदर को लग रहा है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से एक बार बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। साधारणतः ये भी देखा गया है कि जब बच्चा बीमार होता है तो उसका रोने का स्वर जो है वह थोड़ा सा चेंज होता है। बच्चे के अगर गैस फंस रही है तो उसको डकार दिलवाना है, बर्पिंग करवाना है, उसे पेट के बल आप उल्टा सुला सकते हो और ज़रूरत के अनुसार जो एंटी फ्लेटुलेंट दवाई है साइमेथिकोन वो भी दी जा सकती है। अगर उसका नाक बंद है तो सेलाइन नेजल ड्रॉप दिया जा सकता है। अगर बच्चे को बुखार है तो उसको पैरासीटामोल की उम्र के अनुसार, वजन के अनुसार एक डोज दी जा सकती है। अगर कोई बच्चे की फिजियोलॉजिकल नीड भी नहीं है और कोई डिजीज़ और डिस्कम्फर्ट भी नहीं है तो फिर हमको कोलिक डायग्नोसिस को ही मान लेना पड़ेगा, क्योंकि कोलिक की जो डायग्नोसिस है वह हमेशा एक्सक्लूजन से ही होती है। इसके लिए पेरेंट्स को अपने आप को हमेशा काम रखना पड़ेगा और अश्योर्ड रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है और ये एक समयबद्ध डिजीज़ है और जब समय पार हो जाएगा तो मेरा बच्चा जैसे ही 4 महीने का होगा मेरा बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस बीमारी का, इस कोलिक बीमारी का कोई जादुई उपचार भी नहीं है और इससे बच्चे के शरीर में कोई समस्या भी वैसे नहीं होती है जो उस पर कोई परमानेंट इफेक्ट डाल दे। करना क्या है, बच्चे की फीडिंग और हैंडलिंग इन दोनों पर पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है पेरेंट्स भी उसके व्यक्तित्व को समझने लगते हैं और उस बच्चे में कौन सी तकनीक बेहतर काम करती है ये चीज़ जानने लग जाते हैं। मिसिंग फोर्थ ट्राइमेस्टर जो थ्योरी है उसके अनुसार बच्चे को आराम देने के लिए एक डिफरेंट माहौल क्रिएट करना होता है, जिसमें बच्चे को शांत रखने के लिए साउंड और मोशन इन दोनों से संबंधित 5 जो मैनुअर है जो एस से शुरू होते हैं हमको अपनाने हैं, जिससे बच्चे का कामिंग रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो और बच्चा शांत हो और चुप हो जाए। पहला उसमें है स्वाडलिंग करना, मानी बच्चे के धड़ और उसके हाथ दोनों कपड़े से लपेट देना है और उसको कस करके पकड़ना है। फिर आप उसको गोद में ले सकते हो जिससे वो आपके दिल की धड़कन को भी सुनता रहे। ऐसा करने से बच्चे को बहुत बार आराम मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना है किसी किसी बच्चे को ये स्वाडलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा है
बच्चे को उल्टा सुलाना, स्टोमक पर सुलाना, स्टोमक या साइड पोजीशन, उल्टा सुलाना, या फिर उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में यानी लेफ़्ट टर्न दे करके सुला देना। ऐसी पोजीशन में बच्चा सहजता से गैस पास कर देता है। तीसरा एस जो है वो है शुश, यानी एक शांत एक वातावरण जिसमें एक तरह का अच्छा म्यूजिकल साउंड या कोई अच्छा लुभावना साउंड हो, वो बच्चे को आराम देता रहे। इसमें मम्मी के दिल की धड़कन, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, लोरी गाकर सुनाना, धीमा धीमा कोई म्यूजिक हो तो वो, ये इस तरह की। और आजकल शिशु के लिए बनाई गई कई वाइट नॉइज़ के ऊपर में एप्लीकेशंस है मोबाइल में, या कई सीडीज़ भी अवेलेबल है, उनका भी यूज़ किया जा सकता है जो बच्चे को शांत करा सकती है। चौथा जो एस है वो है स्विंग, यानी झूलना। आमतौर पर बच्चों को झूलना बहुत पसंद होता है। अब झूलने की कई तकनीक है, आप उनमें से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टहलते हुए बच्चे को आप हिलाएं और डुलाएं। जैसे आप बच्चे को गोद में लेकर के जो हिलने वाली चेयर होती है उसके ऊपर में बैठ जाएं, या आप सुरक्षित ढंग से बच्चे को पालने में लेटा दें और आप उसको झुलाएं। अपनी कार में बैठा करके भी आप उसको कहाँ पर घुमाने ले जा सकते हैं, और स्ट्रोलर में भी चहलकदमी कर सकते हैं। पांचवा जो एस है वो है शकिंग। कुछ नवजात शिशुओं को चूसने की बहुत इच्छा होती है, तीव्र इच्छा रहती है उनको, वो हर समय अपनी अंगुलियों को चूसते रहते हैं, या जो भी उनके हाथ में आ जाए उसी को चूसते रहते हैं। ऐसे बच्चों को जो अच्छी क्वालिटी के क्लीन सुधर या पेसिफायर दिए जा सकते हैं, कई बार ये बच्चे के लिए बहुत आरामदेह साबित हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है कि हमको बच्चे को सिर्फ ये आराम देने के लिए, कंफर्ट सकिंग के लिए ही देना है, न कि उसकी हैबिट फॉर्मेशन के लिए। अगर आप हर समय उसको बच्चे को पेसिफायर दोगे तो बच्चे की हैबिट हो सकती है, वो गलत है। बच्चे को जो हम फीडिंग करवाते हैं वो प्रॉपर पोजीशन में करवाना चाहिए। कभी भी एम्प्टी सकिंग नहीं करवाना चाहिए, मतलब खाली खाली बोतल, खाली खाली निपल कभी भी चूसने को नहीं देना चाहिए। फीडिंग के दौरान व बाद में बार्पिंग यानी डकार दिलवाना, पीठ थपथपाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि शिशु तुरंत दूध पीने के बाद में भी अगर रोता है, इसका मतलब हो सकता है उसका पेट नहीं भरा है, आप उसको फिर दूध पिलाएं। अंडर फीडिंग और ओवर फीडिंग दोनों ही प्रॉब्लम कर सकती है। हल्के हाथ से पेट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी मसाज किया जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो मम्मी को कुछ दिन के लिए कुछ फूड जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सेवन एक बार के लिए बंद कर देना चाहिए। और अगर बच्चे के अंदर में कोई एलर्जिक फीचर्स भी हैं तो बच्चे को हाइपो एलर्जेनिक जो इन्फेंट फार्मूला आता है, जिसे सोए फार्मूला हुआ, वो ट्राई किया जा सकता है। बच्चे को शांत करने के लिए बहुत तरह की मेडिसिन्स आजमाई गई है, लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो सब बच्चों में इस कंडीशन में काम करे। बहुत बार कॉमनली डीफ्लेटुलेंट साइमेथिकोन नाम की जो मेडिसिन है वो ज़रूर गैस के लिए यूज की जाती है। अनेक अन्य प्रकार की जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है, जैसे अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, हर्बल टी, ग्राइप वाटर आदि भी लोग देते हुए देखे गए हैं। वार्म वाटर बाथ देना, सूदिंग साउंड और म्यूजिक सुनाना, और नी बेंडिंग एक्सरसाइजेज करवाना, जिससे बच्चे को अगर गैस कलेक्ट हुई है तो वो निकल जाए, लाभदायक है। यदि आपने अपने बच्चे की सारी तत्कालीन ज़रूरतें पूरी कर दी है और सब कुछ करने के बाद में भी बच्चा शांत नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आप लो महसूस करने लग जाए, हेल्पलेस महसूस करने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो रोना है उसके कारण आप नहीं हैं। आप अपने आप को ब्लेम नहीं दें, अपने आप को दोष नहीं दें। आप अपने आप पर भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका आराम बच्चे को आराम दे सकता है। आप खुद थोड़ा ब्रेक लें, अपने हस्बैंड को या जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको थोड़े समय के लिए शिशु को संभालने के लिए कहें। शिशु को सही तरीके से लेटा दें और उसको कुछ देर के लिए
रोने दे। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बच्चा रो कर के शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। यहाँ सबसे बड़ी समझने की बात यही है कि यह जो रोना है, कोलिक वाला रोना, ये एक चरणबद्ध डिजीज है, ये एक स्टेज है, फेज है, और ये स्टेज एक समय आने पर गुजर जाएगी। ये जानना पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेरेंट्स को अश्योर्ड रहना चाहिए कि ये बीमारी बच्चे को कोई शारीरिक तकलीफ़, कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर हम ये मान ले कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा रोने वाला है और अदरवाइज मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक मान्यता आपके लिए बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बच्चे के रोने के और कारणों को ढूंढते रहें और उसके लिए परेशान होते रहें और डॉक्टरों के पास जाते रहें, हर तरह की आप मेडिकल शॉपिंग करते रहें। हो सकता है कि आप बेकार में उल्टी पुल्टी कोई दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएं और वो बच्चे को नुकसान कर दे। आपको चिंता नहीं करना है। जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता जाएगा, वो वैसे वैसे रोने के अलावा जितने भी उसके पास में और माध्यम है अपनी ज़रूरतों को आपको समझाने के, उनका बच्चा यूज़ करना शुरू कर देता है। और जैसे ही बच्चा 4 महीने का होने लगता है, बच्चे का ये रोना भी कम हो जाता है और बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।